Hello guys, I am Athankar from KK Polytechnic Nashik and I am an intern at Intellify. Today I am going to discuss reflection of sound, which is a topic of 9th Science Physics, chapter 12, sound. So let's get started. I think you'll enjoy this video. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक पर डीप में डिस्कस करने वाले हैं। आज साउंड वेव आल्सो गेट्स रिफ्लेक्टेड एज लाइट वेव्स ट्यूब्स। मतलब लाइट वेव्स जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको पता होगा। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर लाइट वेव पड़ता है तो वो उस सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट होता है। तो वैसे साउंड वेव्स का भी है। साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये आपने पिछले वीडियो में देखा। टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये मोशंस की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, वाइब्रेशंस की वजह से। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर साउंड वेव्स गिरते हैं तो वो बाउंस बैक होते हैं, वो जो वेव्स होते हैं, तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और वो किसी भी मीडियम में हो सकते हैं, सॉलिड हो या लिक्विड। Reflection of sound follows the laws of reflection as light wave do. This means the angle of incident wave and reflected wave to the normal are equal. मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। लाइट वेव्स भी कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एक उन्होंने दिया गया है, दिस मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव टू द नॉर्मल आर इक्वल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव, जो इंसिडेंट वेव जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, और जो रिफ्लेक्टेड वेव टू द नॉर्मल, इंसिडेंट वेव के साथ जो एंगल बना रहा है नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्टेड वेव के साथ जो एंगल बना रहा है नॉर्मल, वो दोनों सेम होते हैं, ऐसा इनका कहना है। फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अ पॉलिश्ड और राउंड एंड बिग ऑब्स्टैकल इज नेसेसरी। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए एक बहुत ही पॉलिश सरफेस की ज़रूरत होती है। लाइट वेव्स के लिए ऐसा ज़्यादा है नहीं। लाइट वेव्स एक ब्राउन सरफेस के ऊपर से भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। वही वजह है कि वो हमें दिखाई देते हैं, ब्राउन ऑब्जेक्ट्स भी, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी यहाँ पर इस दुनिया में है नहीं अब तक। लेकिन साउंड वेव्स जो है उनकी इंटेंसिटी बहुत कम रहती है, और यही वजह है कि वो उन्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत ही पॉलिश सरफेस लगता है। यूज़ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो क्या इसके यूजेस क्या है, क्यों हम ये पढ़ क्यों रहे ये टॉपिक। तो ये सबसे अहम, मतलब आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आपके हाथ में भी है अभी। एक लाउड स्पीकर, यानी कि आपका जो फ़ोन का स्पीकर है वो भी, मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, स्टेथोस्कोप क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हियरिंग एड, जो जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है तो उन लोगों के लिए एक मशीन रहती है, कान की मशीन कहते हैं हम उसे, तो उसे हियरिंग एड कहते हैं। और साउंड बोर्ड भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे। लाउड स्पीकर, मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न। लाउड स्पीकर, मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न आर डिवाइसेस यूज्ड टू सेंड द साउंड इन डिजायर्ड डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग द साउंड ऑल अराउंड। तो ये जो है लाउड स्पीकर्स, तो आपने डीजे देखा होगा कि वो एक डायरेक्शन में साउंड को फेंकते हैं। और दिस डिवाइसेस एक्ट ऑन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। मैंने अभी भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स डिस्कस किया आपके साथ, तो वो सब उसे ये करते हैं, फॉलो करते हैं। इन सच डिवाइसेस अ फनल लाइक कोन शेप ट्यूब इज यूज्ड। साउंड इज इंट्रोड्यूस्ड एट द नैरो एंड ऑफ द ट्यूब एंड लेट टू कम आउट फ्रॉम वाइडर एंड। तो इस ऐसा करने से क्या होता है, जब नैरो एंड की तरफ अगर आप साउंड को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको आप बाहर निकालते हैं वाइडर एंड की तरफ से, तो ये मैग्नीफाई करता है उस साउंड वेव को। जो थोड़ा सा साउंड होता है तो वो मैग्नीफाई होकर ज़्यादा साउंड वेव्स के साथ बाहर निकलता है। बिकॉज ऑफ सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज एडेड अप, मेक्स द साउंड लाउडर। मैंने अभी भी डिस्कस किया है आपके साथ। और द नेम लाउड स्पीकर इज गिवन एज इट इज़ यूज टू मेक द साउंड लाउडर। स्टेथोस्कोप, तो ये आपने देखा होगा, इसका हमने पिक्चर भी डाला है। ये आपने देखा होगा, जो डॉक्टर लोग हैं वो यूज़ करते हैं इसे। तो स्टेथोस्कोप का यहाँ पर एक बेसिक प्रिंसिपल दिखाया गया है कि वो उसके ट्यूब्स में जो रिफ्लेक्शन होता है, आप स्टेथोस्कोप के पिक्चर के बाजू में देख सकते हैं, वहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाया गया है। तो इस प्रकार से वो रिफ्लेक्ट होता है। और आपके जो हार्ट बीट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के जो साउंड्स होते हैं, तो वो
सुन सकता है वो डॉक्टर, बहुत मैग्नीफाई करके उसे फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस ये यूज़ होता है। और ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसी लॉ के ऊपर वर्क करता है। साउंड बोर्ड इज यूज टू सेंड साउंड टूवर्ड्स ऑडियंस इन बिग हॉल और ऑडिटोरियम। तो अगर आप किसी ऑडिटोरियम में गए होंगे या फिर अपने हॉल में, यानी कि बड़ा हॉल होगा उसमें गए होंगे, तो फिर आपको इको सुनाई दिया होगा, मतलब आपकी आवाज़ वापस रिफ्लेक्ट होकर आपके ही पास आती है, तो उस फिनोमिनन को हम इको कहते हैं। और तो साउंड बोर्ड क्या करता है, उस इको को रोकने के लिए साउंड बोर्ड यूज़ किया जाता है। और ये बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के ऊपर वर्क करता है, ये उसे फॉलो करता है। साउंड बोर्ड इज अ बिग कॉन्केव बोर्ड एंड इज सेट इन सच अ फैशन बिहाइंड द स्टेज दैट स्पीकर इज एट द फोकस। मतलब स्पीकर होता है उसके पीछे वाले साइड पे एक कॉन्केव बोर्ड फिक्स किया हुआ रहता है, जिससे वो स्पीकर का जो वॉइस है जो बाहर निकल रहा है, तो वो बहुत अच्छी तरह से हर एक ऑडियंस की तरफ पहुंच जाए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साउंड बोर्ड की। एज अ रिजल्ट द ऑडियंस सिटिंग इन द हॉल इवन एट द फार डिस्टेंस, मतलब जो ऑडियंस सबसे दूर बैठा है, जो एकदम पिछले सीट पर बैठा है, उसे भी स्पीकर का आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देना आना चाहिए। इस वजह से हम साउंड बोर्ड यूज़ करते हैं। हाउ डज अ साउंड बोर्ड वर्क? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है जिसमें कॉन्केव मिरर के टाइप आपको दिखाया गया है। एक्चुअली ये मिरर नहीं है, ये एक बोर्ड है जो कि कॉन्केव शेप में है। कॉन्वेक्स उसका उल्टा रहता है शेप, और ये अभी कॉन्केव शेप में है। तो इससे होता क्या है, ये देखिए, सोर्स ऑफ साउंड की तरफ से साउंड पार्टिकल्स निकल रहे उस कॉन्केव मिरर के ऊपर स्ट्राइक हो रहे, सॉरी आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, कॉन्केव बोर्ड के ऊपर स्ट्राइक हो रहे और वो एक परपेंडिकुलर इसमें निकल रहे बाहर। तो इससे क्या होता है कि जो साउंड है वो हर एक आदमी तक क्लियरली पहुंच सकता है, तो वो एक स्कैटर्ड साउंड वेव्स की तरह नहीं जाएगा। ओके, इको मैंने डिस्कस किया अभी साउंड बोर्ड के डिस्कस करते वक्त, एक्सप्लेन करते वक्त, कि इको क्या होता है। यानी कि जब आप बोल रहे हो कुछ बड़े हॉल में या फिर ऑडिटोरियम में, तो जब आप किसी भी चीज़ का आवाज़ करते हो तो वो आवाज़ आपको रिफ्लेक्ट होकर वापस बहुत सारे टाइम, मल्टीपल टाइम्स आपको सुनाई देता है। तो वो क्यों होता है, उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? तो उस फिनोमिनन को कहते हैं इको। साउंड विच वी हियर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको और इको ऑफ साउंड। वन कैन हियर द इको बाय शाउटिंग लाउडली इन अ बिग हॉल। देखिए, अगर आप बिग हॉल में अगर आप शाउट कर रहे हैं लाउडली, तो आपको इको सुनाई देगा, यानी कि आपकी आवाज़ मल्टीपल टाइम्स आपको सुनाई देगी। आफ्टर शाउटिंग लाउडली द सेम साउंड रिचेस द ईयर्स आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वॉल। इको ऑफ साउंड कैन बी हर्ड बाय प्रोड्यूसिंग साउंड एट प्लेस सराउंडेड बाय हिल्स और बिग बिल्डिंग्स। यानी कि इको जो है वो आपको कब सुनाई देगा, जब आप अपना जो साउंड है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पर बहुत सारी हिल्स है या फिर बिग बिल्डिंग है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा या फिर खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो खाई होती है, तो उस खाई के इसमें अगर आप चिल्लाएंगे ज़ोर से कुछ भी, तो वो दो तीन बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आएगा आपको सुनाई में आवाज़। द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। यानी कि वो जो साउंड वेव्स है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हैं, इसलिए मल्टीपल साउंड वेव्स आपको सुनाई देते हैं। यानी कि अगर आप एक साउंड वेव आपके मुंह में से निकल रहा है और फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक कर रहा है, वापस वो आपके पास आएगा। दूसरा साउंड वेव उसके तुरंत बाद निकला होगा, वो कुछ दूर के ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करके वापस आएगा, तो उसे आने में टाइम लगेगा, इसलिए फिर वो मल्टीपल साउंड वेव आपको वेरियस टाइम पीरियड के ऊपर सुनाई देते हैं। Condition necessary for creation of echo. One does not experience any echo sound in a small room. This does not mean that echo does not get reflected in a small room, but necessary condition for production of echo are not present. यानी कि अभी आपके दिमाग में एक आया होगा कि स्मॉल रूम में, यहाँ आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में इको क्यों नहीं होता है। तो कुछ कंडीशंस नेसेसरी होते हैं जो इको प्रोड्यूस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। एनी साउंड परसिस्ट ऑन वंस ब्रेन अप टू 0.1 सेकेंड ऑफ टाइम। यानी कि 0.1 सेकेंड, इस इतने कम समय में वो आपके ब्रेन के ऊपर परसिस्ट करता है। सो इको कैन ओनली बी हर्ड इफ द सेम साउंड कम्स टू वंस ईयर आफ्टर लैप्स ऑफ 0.1 सेकेंड। यानी कि अगर एक साउंड
0.1 सेकेंड के लैप्स के ऊपर अगर आपके कान में हिट कर रहा है तो तभी आपको वो साउंड सुनाई देगा मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए परसिस्ट करता है किसी भी चीज़ को। दस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मस्ट रीच टू द ब्रेन आफ्टर लैप्स ऑफ 0.1 सेकेंड। देखिए मैंने अभी अभी आपको कहा कि जो साउंड है वो आपके ईयर के ऊपर 0.1 सेकेंड के डिले के बाद अगर हिट करता है तो वह आपके ब्रेन के ऊपर नॉक करेगा। कब नॉक करेगा वो? ब्रेन के ऊपर 0.1 सेकेंड के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है साउंड के इको के प्रोडक्शन के लिए। ये कंडीशन है नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ इको। एक्सप्लेनेशन फॉर इको, अभी ये सिंस साउंड कवर्स 344 मीटर इन एयर इन 1 सेकेंड, साउंड की स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड इन एयर। पानी में वो अलग है, 344 इंटू 0.1 34.4 मीटर पर सेकेंड। I want to correct myself, sorry. Since sound covers 344 meter per second in air, thus 0.1 second sound would cover a distance of 344 meter into 0.1 equals 34.4 मीटर। यानी कि आपके जो ब्रेन के ऊपर, यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया 0.1 सेकेंड, तो आपके ब्रेन के ऊपर प्रोसेस करने में उसे 0.1 सेकेंड लगेगा। इसलिए हमें स्पीड ऑफ साउंड को हमने 0.1 से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें 34.4 मीटर मिला। Thus to hear an echo sound, the reflecting surface must be at a distance of 17.2 मीटर, यानी कि उसका हाफ 34.4 का हाफ 17.2 मीटर। So that sound has to cover distance which is more than 17.2 मीटर। यानी कि आपका जो साउंड, अगर आप बोल रहे हो कोई भी साउंड, तो वो एक डिस्टेंस 17.2 मीटर इस डिस्टेंस के बीच में हिट करना चाहिए, तभी आपको वो यानी कि 17.2 मीटर उसे जाने में लगेंगे, 17.2 मीटर उसे आने में लगेंगे, तो टोटल हुआ 34.4 मीटर बिफोर रीचिंग द ईयर्स, यानी कि आपके कान में पड़ने से पहले। सो इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 17.2 मीटर, द साउंड वुड रीच टू आवर ब्रेन आफ्टर 0.1 सेकेंड एंड वी विल नॉट बी एबल टू हियर इट। तो अभी अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया 0.1 सेकेंड परसिस्ट ब्रेन के ऊपर होने में लगता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर 17.2 मीटर के ऊपर ज़्यादा होगा, यानी कि 18 मीटर के ऊपर होगा, तो उसे रिटर्न आने में 36 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा आपके ईयर्स के ऊपर स्ट्राइक होने में वापस। तो वो 0.1 सेकेंड के बाद आपके ऊपर ये होगा और आप उस साउंड को सुन नहीं पाएंगे। कंडीशंस टू एक्सपीरियंस द इको ऑफ साउंड, यहाँ पर कंडीशंस दिया गया है, यानी कि वो कंडीशंस अभी अभी हमने कुछ कंडीशंस डिस्कस किए, उसे हमने शॉर्ट में किया है। दस देयर आर 2 कंडीशंस टू एक्सपीरियंस द इको ऑफ साउंड। साउंड मस्ट कम बैक टू द पर्सन आफ्टर 0.1 सेकेंड, यानी कि साउंड जो है वो इंसान तक 0.1 सेकेंड के बाद ही आना चाहिए उसके ईयर्स के ऊपर, सो डैट वो उसके ब्रेन के ऊपर 0.1 सेकेंड के बाद ही पहुंच सकेगा। Sound must come back to a person after 0.1 second. For above condition, the reflecting surface must be at a minimum distance of 17.2 मीटर, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 17.2 मीटर ही होना चाहिए। ठीक है, 17.2 मीटर ये मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि 17.2 मीटर के अगर कम डिस्टेंस होगा 16 मीटर्स होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 18 मीटर नहीं होना चाहिए। 18 मीटर का अगर 17.2 मीटर के अगर ज़्यादा होगा तो आपको सुनाई देगा, लेकिन 17.2 मीटर से कम होगा तो आपको उसे नहीं सुनाई देगा। यानी कि 16 मीटर होगा तो वो 32 मीटर तक ही पहुंच पाएगा, यानी कि 32 मीटर लगेगा आपको। तो इसी ये वजह है कि स्मॉल रूम में आपको इको नहीं सुनाई देता है, और लार्ज हॉल ऑडिटोरियम वहाँ पर आपको इको सुनाई दे सकता है। सो थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा। अगर नहीं भी समझा होगा फिर भी intelify.in पर आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर इसी वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि आप एक बार फिर से अपने ब्रेन में उसे फिट कर पाएँ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बहुत ही बाय हार्ट लर्न करें या फिर एक अच्छे से कंसेप्चुअली इसे लर्न करें। थैंक यू।